अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन इन्वेंट्री मैनेजमेंट के एरिया पे चल रही थी और हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव जो डिफाइन किया था, 4 इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट को मिनिमाइज करना। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, एनुअल परचेज कॉस्ट एंड स्टॉक आउट कॉस्ट। हमने जो 3 कॉस्ट थी, ऑर्डरिंग, होल्डिंग और परचेज, इनकी एनुअल कॉस्ट की कैलकुलेशन और उसको मिनिमाइज करने का तरीका, ईओक्यू और बल्क डिस्काउंट, उस पर बड़ी डिटेल हमारी डिस्कशन होगी। हमने इलस्ट्रेशन भी देख ली थी। फिर हमने बात शुरू की थी चौथी कॉस्ट को कम करने के लिए। चौथी कॉस्ट की मेजरमेंट नहीं हमने सीखी वैसे अभी ना, वो हम सीखेंगे अगले हिस्से में चैप्टर के। अभी हम सिर्फ चौथी कॉस्ट को कम करने की बातें सीख रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के तरीके सीख रहे हैं। ठीक है, उसकी मेजरमेंट का जो पोर्शन है वो हमारा जो एडवांस पोर्शन मैंने कहा था ना, थोड़ा नेक्स्ट फेज में हम पढ़ेंगे, वो वहां पे बात होगी। तो फिलहाल कंट्रोल करने के तरीके से हमने जो एक बात की थी कि हम रीऑर्डर लेवल अगर हम सेट कर लें, हर आइटम का रीऑर्डर लेवल अगर सेट कर लें, तो हम स्टॉक आउट को अवॉइड कर सकते हैं, हम स्टॉक आउट से बच सकते हैं। और अगर हम स्टॉक आउट से बच जाएंगे तो हम स्टॉक आउट कॉस्ट से बच जाएंगे, स्टॉक आउट के नुकसानात से बच जाएंगे। रीऑर्डर लेवल हमने डिफाइन किया था, इट इज द इन्वेंटरी लेवल व्हेन रीच्ड न्यू ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड विद द सप्लायर। और मकसद सिर्फ ये है कि हम सप्लायर को टाइमली ऑर्डर दें ताकि लीड टाइम में स्टॉक खत्म ना हो हमारे पास। तो हम नॉर्मली लीड टाइम की यूजेज का स्टॉक रख के ऑर्डर प्लेस करते हैं। और इसके रेफरेंस से हमने रीऑर्डर लेवल की 2 कैलकुलेशन सीखी थी। एक, अगर सर्टेन लीड टाइम कांस्टेंट डिमांड है तो सिंपली डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, लेकिन अगर अनसर्टेन लीड टाइम है और डिमांड में भी ऊंच नीच है तो मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। और जब हमने कहा था हम इस सिनेरियो पे आते हैं तो साथ एक बफर स्टॉक भी अटैच हो जाता है, सेफ्टी स्टॉक भी अटैच हो जाता है, विच इज कैलकुलेटेड एज रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इन एवरेज लीड टाइम। इसकी कैलकुलेशन भी हमने देखी थी। और आखिर में हमने जो कैलकुलेशन देखी थी कल, एवरेज स्टॉक की कैलकुलेशन बदल जाती है सेफ्टी स्टॉक के आने से। जी, एनी क्वेश्चन कल की डिस्कशन से? सर्टेन लीड टाइम के साथ वेरिंग डिमांड हो सकती है। सर्टेन लीड टाइम के साथ वेरिंग डिमांड हो सकती है और कांस्टेंट डिमांड के साथ वेरिंग लीड टाइम, अनसर्टेन लीड टाइम भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक चीज सर्टेन है, दूसरी अनसर्टेन है, ऐसा भी हमारे सामने आएगा। तो असूल यही रहेगा, जो सर्टेन है वो तो उसकी वैल्यू एक ही है ना, जो अनसर्टेन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लेनी है। ठीक है, सर्टेन वैल्यू तो एक ही है, जो अनसर्टेन साइड है उसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे रीऑर्डर लेवल के लिए। जी, एनी क्वेश्चन? कोई और सवाल किसी बच्चे के जहन में कल की डिस्कशन से? अच्छा, एक छोटी सी टर्म और, कैलकुलेशन फार्मूला टू लर्न, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। किसी भी इन्वेंट्री का, स्टॉक आइटम का मैक्सिमम कितने यूनिट्स कंपनी के पास कभी भी हो सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल इज रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम यूजेज ड्यूरिंग मिनिमम लीड टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। ये एक फार्मूला है जो कि हमें याद रखना है। लॉजिकली भी इसको आप समझ सकते हो। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल के हमारे पास किसी भी आइटम का मैक्सिमम कितने यूनिट्स कभी भी हो सकते हैं। रीऑर्डर लेवल इज द टाइम व्हेन वी प्लेस द न्यू ऑर्डर। हमारा स्टॉक, अगर हम देखें बिहेवियर ग्राफ में, तो ये कुछ ऐसे बिहेवियर चल रहा होता है जी। ये अगर 0 लेवल है, यहां पे हम टाइम प्लॉट करें और यहां पे हम स्टॉक इन यूनिट्स प्लॉट करें, तो हम वक्त के साथ साथ स्टॉक हमारा कंज्यूम हो रहा होता है। देन देयर इज अ रीऑर्डर लेवल रीच्ड। अज्यूम करो ये आपका रीऑर्डर लेवल है, स्टॉक लेवल, एक्स यूनिट्स, वाई यूनिट्स जितने भी हैं। जब आप रीऑर्डर लेवल पे पहुंचते हो, आप नया ऑर्डर प्लेस कर देते हो और फिर कंज्यूम करते रहते हो स्टॉक, और स्टॉक बाय द टाइम जब खत्म होता है साथ ही आपको नया ऑर्डर डिलीवर हो जाता है।
और इस ग्राफ में पढ़ना चाहो तो यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है ये क्या है? लीड टाइम। बिल्कुल ठीक है, दिस इज लीड टाइम। लीड टाइम हमारा क्या होता है? ऑर्डर देने से लेके ऑर्डर आने तक का टाइम। यहां पे हमने ऑर्डर प्लेस किया, यहां पे ऑर्डर डिलीवर हो गया, दिस इज लीड टाइम। अच्छा, अब हम मैक्सिमम लेवल की बात कर रहे थे। अगर हमारी डिमांड में ऊंच नीच है तो शायद होगा क्या कि हमने यहाँ पे रीऑर्डर लेवल, यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया था, मिनिमम यूजेज इन मिनिमम लीड टाइम, यूजेज भी बड़ी कम रही और माल भी बड़ी जल्दी आ गया। अभी हम यहीं पे पहुंचे थे, माल आ गया, हमारा स्टॉक पे यहाँ पे चला जाएगा ना, क्योंकि ये हमारा ऑर्डर साइज है ना, तो हमारा ऑर्डर साइज जब डिलीवर होगा हमारा स्टॉक यहाँ पे चला जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या है? रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम यूजेज इन मिनिमम लीड टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। हमारा स्टॉक इससे ऊपर कभी नहीं जाएगा। हमारा आइटम ए, ये लेट्स अज्यूम ये आइटम ए का ग्राफ है, रॉ मटेरियल ए का ग्राफ है, रॉ मटेरियल ए का स्टॉक लेवल कभी इससे ऊपर नहीं जा सकता। मैक्सिमम लेवल से मुराद व्हाट इज द मैक्सिमम इन्वेंटरी लेवल जो कभी भी पूरे साल में आपके पास कभी रहेगा। तो ये इसका फार्मूला है, मैंने आपको ग्राफिकली भी समझा दिया। और कल वैसे बाय द वे एक एग्जांपल कर रहे थे हम, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्डर। तो ये फ्रीक्वेंसी है, एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर के दरमियान वक्फा, यही थी ना फ्रीक्वेंसी। 19 दिन जो निकाला था एक हमने एग्जांपल में कहा। तो ग्राफिकली भी इस चीज को आप देख सकते हो जी। मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है ये मैंने ग्राफिकली दिखाया आपको, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, और इसी चीज का फार्मूला आपके पास ये लिखा नजर आ रहा है। रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम यूजेज इन मिनिमम लीड टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। अच्छा, एक टर्म मिनिमम इन्वेंटरी लेवल की भी आपके सामने कभी आएगी, बट ये नथिंग न्यू टू लर्न। मिनिमम स्टॉक लेवल से मुराद है सेफ्टी स्टॉक, जो कल पढ़ा था हमने। क्या होता है? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इन एवरी लीड टाइम। सो सेफ्टी स्टॉक या मिनिमम इन्वेंटरी लेवल एक ही बात है, इनमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो हमने जो थोड़े बहुत फॉर्मूला सीखे हैं उनके रेफरेंस से अब हम कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। जी बेटा, जी बेटा, क्वेश्चन ग्राफ पे करना चाहते हैं या जस्ट वांट टू कॉपी इट? जी, अच्छा जी, हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13। हमने ये जो एक्टिविटीज सीखी हैं कल में और आज में थोड़ी बात जो फॉर्मूला की है उस पे हम इलस्ट्रेशन 13 देखते हैं। Record of AH Limited for previous years shows the following details relating to material X. Weekly usage, lead time in weeks, maximum average minimum, reorder quantity for the material is 10,000. Requirement, calculate the following: reorder level, safety stock, maximum inventory, minimum inventory, average stock. ये जी कुछ कैलकुलेशन है जो हमें कैलकुलेट करने को कहा गया है, वैल्यूज कैलकुलेट करने को कहा गया है। वन बाय वन, इलस्ट्रेशन नंबर 13। रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या होता है जी? हमने सीखा है अनसर्टन यूजेज, अनसर्टन लीड टाइम। क्या करेंगे? मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। और यहाँ पे ख्याल रखना है एग्जामिनर में ट्रिक यू कि यूजेज वीकली दे दे और लीड टाइम डेज में दे दे या वाइस वर्सा कर दे। आपको ख्याल रखना है कि भाई ये वीकली यूजेज है तो उसको वीक से मल्टीप्लाई करना है, डेली यूजेज होगी तो डेज से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैच हो रहा है, कोई इशू नहीं है। तो हमारा रीऑर्डर लेवल है मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम 12,000 यूनिट्स। रीऑर्डर लेवल 12,000 यूनिट्स का मतलब कि इस इन्वेंट्री के जब हमारे पास 12,000 यूनिट्स रह जाएंगे
वी शुड प्लेस द न्यू ऑर्डर। 12,000 यूनिट आने का मतलब नया ऑर्डर प्लेस करने का टाइम आ गया। सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक हमने पढ़ा था फॉर्मूला जी, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इन एवरेज लीड टाइम। सेफ्टी स्टॉक इज रीऑर्डर लेवल minus average usage in average lead time. 4800. It is 4800 units. This is safety stock. फिर है जी मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। अभी हमने फॉर्मूला मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल का पढ़ा था, किताब से देखते जाइए, कोई इशू नहीं है। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल का फॉर्मूला है जी रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम यूजेज इन मिनिमम लीड टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। 18,800 units. This is the maximum inventory level. Next information, minimum inventory level. Minimum inventory level we don't have to recalculate. हमें पता है मिनिमम इन्वेंट्री लेवल क्या होता है, सेफ्टी स्टॉक ऑलरेडी हमने किया हुआ है। आखिरी है जी एवरेज स्टॉक, एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक एक ही बात है। तो हमने पढ़ा है इस केस में इट इज ऑर्डर साइज बाय 2 प्लस, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक मेंटेन हो रहा है ना, तो ऑर्डर साइज बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक 4800, 9,800 यूनिट्स। ये जो कल और आज हमने कुछ कैलकुलेशन सीखी, उनकी एक इलस्ट्रेशन आपके सामने है। इलस्ट्रेशन 14 रेप्लिका है, परफॉर्म कीजिए जरा। इलस्ट्रेशन 14 डाटा बदला है, सिर्फ रिक्वायरमेंट्स सेम है। जी अनसर्टेनिटी इन यूजेज या लीड टाइम में से जी तभी निकलेगा बेटा। और ये स्टॉक निकालने के बाद बफर स्टॉक आपका बेटा एवरेज स्टॉक की कैलकुलेशन में इस्तेमाल हो रहा है ना। एवरेज स्टॉक की कैलकुलेशन में आपका बफर स्टॉक आ गया। जब आप बफर स्टॉक है या ये सब है, ये क्या होल्डिंग कॉस्ट या इसमें आता है? जी बिल्कुल आएंगे, क्योंकि आपकी होल्डिंग कॉस्ट एवरेज इन्वेंट्री पे मेजर की जाती है ना, और एवरेज इन्वेंट्री बफर स्टॉक की मौजूदगी में उसका फार्मूला बदल गया। बफर स्टॉक एवरेज इन्वेंट्री की कैलकुलेशन में आ गया। अब आपको अगर होल्डिंग कॉस्ट निकालनी है सालाना, तो एवरेज इन्वेंट्री आप ये वाली यूज करेंगे। अब ऑर्डर साइज बाय 2 नहीं रहेगी एवरेज इन्वेंट्री, अब ऑर्डर साइज बाय 2 प्लस बफर स्टॉक, एवरेज इन्वेंट्री की कैलकुलेशन बदल जाएगी। बेटा यूक्यू में तो हम डिस्काउंट कंसिडर ही नहीं करते। यूक्यू तो हम कैलकुलेट करते हैं विदाउट कंसिडरिंग डिस्काउंट। कौन सा सवाल है? हमारे प्लान में शामिल है ये सवाल? हमने क्लास में डिस्कस करना है ये सवाल, कल जो आपने लिस्ट दी थी मैंने, उसमें है ये सवाल?
नहीं, इसमें नहीं, मैंने कल अगर डिस्कस करना है तो फिर हम इसको देख लेते हैं, बाद में देखेंगे। ये हमारी डिस्कशन में बेटा ये सवाल आना है, जब आएगा तो विल डिस्कस इट। क्वेश्चन नंबर 4। जी जनाब, वैल्यूज बताइए इलस्ट्रेशन 14 में। रीऑर्डर लेवल 10,000, सेफ्टी स्टॉक जी 3700, मैक्सिमम स्टॉक 18,000, मिनिमम is 3700, एवरेज स्टॉक 9700। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, अब एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं, इलस्ट्रेशन 15। ये आप कह सकते हैं एक छोटा मोटा एग्जामिनर क्वेश्चन है। ये आपको आगे चल के पास पेपर क्वेश्चन भी नजर आएंगे जो इसी एग्जाम्पल के लेवल पे रहेंगे, तो आप इसको एक 5-7 नंबर का एग्जामिनर क्वेश्चन समझ सकते हैं इसको। इलस्ट्रेशन 15 रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ करंट ऑर्डरिंग पॉलिसी एंड कैलकुलेट हाउ मच एनुअल सेविंग कुड बी ऑब्टेन्ड यूजिंग EOQ मॉडल। कंपनी करंट ऑर्डरिंग पॉलिसी से चल रही है, उससे सालाना कॉस्ट क्या आती है, और अगर कंपनी EOQ पर शिफ्ट करे तो उसकी फायदा क्या है। आसिफ लिमिटेड ऑर्डर्स 40,000 यूनिट्स ऑफ आइटम zigzag when the inventory level falls to 80,000। मतलब ये क्या है? This is when inventory level falls to 80,000, company places new order. This is reorder level. Annual consumption of zigzag is 1.44 units. The holding cost is 1.2 rupees per unit per year, and the cost of making an order for delivery of the item is rupees 300 per order. The supply lead time is 2 weeks. Assume 50 weeks a year and constant weekly demand for the item. Requirement: calculate cost of current ordering policy. कंपनी की करंट पॉलिसी क्या है? 40,000 यूनिट्स का ऑर्डर करना। ठीक है जी, हमसे कहा जा रहा है अगर कंपनी 40,000 यूनिट्स का ऑर्डर करती है तो इसकी कॉस्ट क्या है, और अगर कंपनी EOQ पे शिफ्ट कर ले तो उससे फायदा क्या है। बेसिकली हमें कंपैरिजन करने हैं दो ऑर्डरिंग पॉलिसीज का, एक 40,000 ऑर्डर साइज और एक EOQ का। इन दो ऑर्डर साइज को हमने कंपेयर करने हैं और हमें बताना है EOQ पे जाने से कोई बचत है। तो हम इलस्ट्रेशन नंबर 15 की बात कर रहे हैं। हमें सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझना, स्कोप को समझना जरूरी होता है। हमसे उसने कहा करंट ऑर्डरिंग पॉलिसी की कॉस्ट कैलकुलेट करो और क्या EOQ पे जाने से कोई बचत है। तो करंट ऑर्डरिंग पॉलिसी वर्सेस EOQ, दो ऑर्डर्स आपने कंपेयर करने हैं। ऑर्डर साइजेस दो आपके कंपेयर होंगे, एक 40,000 है, दूसरा EOQ है जो कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। EOQ यहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं है। दूसरा हम EOQ वर्किंग 1 से कैलकुलेट करके लाएंगे, फिर इनके कंपैरिजन की बात आएगी। तो जनाब पहले हम वर्किंग 1 से EOQ लेके आते हैं। EOQ होता है 2COD/CH। Put in the values. CO cost per order 300, D 1.44 million, CH 1.20। क्या जनाब EOQ 26833 यूनिट्स, ये EOQ आ गया जी। अब हमें इन दो ऑर्डर्स को कंपेयर करना है। कंपैरिजन करने के लिए हमें कैलकुलेट करनी है एनुअल कॉस्ट। अब जो क्वेश्चन में डाटा दिया गया है, इस डाटा के मुताबिक हम कौन कौन सी एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे? ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग, ये दो ही कॉस्ट हैं जो कैलकुलेट की जा सकती हैं। यहाँ पे कोई परचेज कॉस्ट का जिक्र नहीं है। ठीक है, परचेज कॉस्ट का यहाँ पे जिक्र नहीं है, दो ही कॉस्ट का जिक्र है। तो ये दोनों कॉस्ट हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि भाई दोनों
ऑप्शन के साथ एनुअल कॉस्ट क्या आ रही है और फिर सेविंग ईओक्यू के साथ कुछ मिलती है तो वो क्या है? सेविंग इन ईओक्यू, ईओक्यू में हमें सेविंग क्या मिल रही है ये हम इसके नीचे यहां पे बता देंगे अगर है तो सबसे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट, पहले मैं 40,000 का डाटा आपसे शेयर करता हूं जी। वर्किंग 1, वर्किंग 2, चले मैं वर्किंग 1 वर्किंग 2 से हैंडल करते हैं। ये वर्किंग 1 ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट एनुअल डिमांड डिवाइडेड विद ऑर्डर साइज इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। दूसरी ऑप्शन 1.440 डिवाइडेड विद 26,833 इनटू 300। ऑर्डरिंग कॉस्ट 40,000 को फॉलो करोगे 10,800, इस ऑर्डर साइज को फॉलो करेंगे 16,099। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट विद 2 ऑप्शंस क्या बनती है? नंबर ऑफ ऑर्डर इन अ ईयर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। जी एनी क्वेश्चन? जी क्यों करना चाहते हैं आप? परचेजेस करने के लिए क्या क्या डाटा चाहिए आपको? क्या क्या डाटा चाहिए होता है? डिस्काउंट नहीं चाहिए होता आपको, यूनिट चाहिए होते हैं, प्राइस पर यूनिट चाहिए होती है। अवेलेबल है यहाँ पे? तो फिर कैसे ऐड करें? अगर होती तो एक शायद कर देते हैं हम। जी बेटा जी, अगर परचेजेस होती और दोनों पे फर्क होती फिर हम ऐड करते हैं। अगर परचेजेस हैं लेकिन दोनों पे प्राइस सेम ही है तो फिर क्या फायदा ऐड करने का? ये ऑर्डर करो, बचत ही कोई नहीं है। उसने हमसे बचत मांगी है ना भाई, तो बचत निकालने के लिए तो हम वो कॉस्ट लेंगे ना जो इस पे कुछ और इस पे कुछ और। परचेज अगर यहाँ पे भी वही रेट है यहाँ पे भी वही रेट है तो ईओक्यू पर जाओ या ना जाओ बचत नहीं। हम तो सेविंग निकालने निकले हैं। सेविंग हमने निकालनी है तो सेविंग के लिए हमें वो कॉस्ट लेनी है जो बदलती हैं। 40,000 ऑर्डर साइज पे कुछ और है, 26,833 पे कुछ और है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट यस बदलती है, होल्डिंग कॉस्ट बदलती है। अच्छा ये अब यहाँ पे एक पॉइंट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है जी? एवरेज इन्वेंट्री इनटू सीएच। होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला है एवरेज इन्वेंट्री इनटू सीएच। एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करनी है? ऑर्डर साइज बाय 2 भी हो सकता है और ऑर्डर साइज बाय 2 प्लस। आप जरा पढ़े लिखो वाली बातें करो, ज्यादा सिखा दिया आपको थोड़ा सा मैंने आपको, ठीक है? तो आपको जब आपको होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला सिखाया गया था तो होल्डिंग कॉस्ट सालाना कैलकुलेट करने का तरीका सिखाया गया था। तो तरीका यही था भाई, एवरेज इन्वेंट्री इनटू वेरिएबल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट फॉर 1 ईयर सीएच। फिर एवरेज इन्वेंट्री के लिए कहा गया था भी एवरेज इन्वेंट्री ऑर्डर साइज बाय 2 होती है। फार्मूला ऑर्डर साइज बाय 2 इनटू सीएच नहीं है, फार्मूला एवरेज इन्वेंट्री इनटू सीएच है, ठीक है? अब एवरेज इन्वेंट्री ऐसे होती थी पहले और कहा कि अब दूसरा तरीका भी है, ऑर्डर साइज बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक भी हो सकता है। अब आइंदा जब भी आपने होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है यू हैव टू बी केयरफुल कि वो एवरेज इन्वेंट्री पे कैलकुलेट होती है और एवरेज इन्वेंट्री कैन बी ऑर्डर साइज बाय 2 और ऑर्डर साइज बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। अब यहाँ पे फार्मूला तो बेसिक हमने उठा लिया भाई ये है, लेकिन इस इलस्ट्रेशन में क्या सेफ्टी स्टॉक है या नहीं? अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रख लो, अगर तो क्वेश्चन ने सेफ्टी स्टॉक बताया खुद तो बात खत्म होगी, लेकिन अगर नहीं बताया लेकिन उसने आपको रीऑर्डर लेवल दे दिया, उसने आपको रीऑर्डर लेवल दे दिया है तो भाई खुद कैलकुलेट करके देख लो सेफ्टी स्टॉक कैसे निकलता है। रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम, एंड व्हाट इज द लीड टाइम हियर?
लीजिए जी, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इन लीड टाइम, तो ये है जनाब 1 साल की यूजेज, ये है 1 वीक की यूजेज और ये है लीड टाइम की यूजेज। तो बताइए सेफ्टी स्टॉक है क्या? 57600 सेफ्टी स्टॉक है। 80,000 में से माइनस करो भाई इसको, 22,400 यूनिट्स, ये सेफ्टी स्टॉक है। अब यहाँ पे आपको कैच क्या बताया जा रहा है? अगर क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक गिवन है तो ओके, लेकिन अगर क्वेश्चन में रीऑर्डर लेवल गिवन है तो चेक कर लेना भाई, हो सकता है रीऑर्डर लेवल में उसने छुपाया हो सेफ्टी स्टॉक, जैसे यहाँ पे उसने सेफ्टी स्टॉक रीऑर्डर लेवल में छुपाया हुआ है, हमने निकाल लिया रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इन लीड टाइम। तो रीऑर्डर लेवल हमें गिवन था, यूजेज इन लीड टाइम आपने यहाँ से बना लिया, 2 वीक्स की यूजेज, सालाना यूजेज डिवाइड बाय 50, साल में 50 वीक्स है यहाँ पे। अगर ये उसने ना बताया होता तो हम 52 ले लेते, उसने बता दिया 50, हमने 50 लिया, ये 1 वीक की यूजेज आ गई इंटू 2, ये 2 वीक्स की यूजेज आ गई। मर्जी उसकी भाई, तेरा जोर चलता है उस पर, उसे रखा हुआ तो फिर क्या करें हम? हमसे कहा तो नहीं, हमसे ये तो नहीं पूछा कि सेफ्टी स्टॉक रखे या ना रखे, उसने कहा भी ये कर रही है कंपनी, अब कर रही है कंपनी तो उसकी मर्जी, जो कर रही है उस हम उस पर इतराज नहीं कर सकते, हम तो देख रहे हैं जो कर रही है उसने रखा हुआ है सेफ्टी स्टॉक, सही है गलत है वो बात की बात है, हम ये कह सकते हैं रखने की जरूरत नहीं थी, हम ही रखा हुआ बेवकूफ है, बट रखा तो हुआ है ना, जब रखा हुआ तो भाई उसके हिसाब से चलेंगे हम। हमसे पूछते सेफ्टी स्टॉक रखना है या नहीं रखना, डिमांड कॉन्स्टेंट हो तो हमारा जवाब है नहीं रखना है, लेकिन जब हमसे कुछ पूछा नहीं गया जिस बारे में, उस पर हम कमेंट कभी नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। ऐसा ना हो कि एग्जामिनर से सींग लड़ा के बैठ जाओ, रखना ही नहीं था, रखा क्यों, मैं नहीं मानता इसको, जीरो है, ऐसे नहीं करना। जब उसने कह दिया रखा हुआ है तो बस उसके हिसाब से कैलकुलेशन करो, जब पूछेगा आपसे तो बता देना भी नहीं रखना चाहिए जी। तो सेफ्टी स्टॉक क्वेश्चन में बता दिया जाए या रीऑर्डर लेवल दे दिया जाए, सेफ्टी स्टॉक दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो रीऑर्डर लेवल को इस्तेमाल करके कैलकुलेट करके देख लो, शायद हिडन हो, तो यहाँ पे नजर आ गया हिडन है। सेफ्टी स्टॉक कंपनी मेंटेन कर रही है जी। इस क्वेश्चन में किसने पता चला कि डिमांड है, ये टाइम को सेटल है ना, तो क्यों जानना चाहते हो डिमांड हिल रही या नहीं हिल रही? क्योंकि फॉर्मूला चेंज हो गया ना। फार्मूला चेंज, मैंने आपको यहाँ सिर्फ एक बात बताई है कि होल्डिंग कॉस्ट में हमें एवरेज इन्वेंट्री चाहिए होती है, और दूसरी बात मैंने फिर आपको बताई कि एवरेज इन्वेंट्री में बी ऑर्डर साइज बाय 2 और ऑर्डर साइज बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो हमें देखना चाहिए हर क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक अवेलेबल है या नहीं। सेफ्टी स्टॉक की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन हो फेस पे ओके, नहीं गिवन उसकी जगह रीऑर्डर लेवल गिवन है तो चेक कर लो, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक एग्जामिनर फेस पे बता भी सकता है, सेफ्टी स्टॉक एग्जामिनर रीऑर्डर लेवल में छुपा भी सकता है। तो जब क्वेश्चन में, मैं यहाँ पे पॉइंट आपको ये रजिस्टर करवा रहा हूँ कि क्वेश्चन में जब आपको रीऑर्डर लेवल दिया जाए ऑलवेज चेक कि कहीं इसमें सेफ्टी स्टॉक छुपा तो नहीं है, और यहाँ पे नजर आ रहा है कि इसके अंदर सेफ्टी स्टॉक है, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको यही चीज रजिस्टर करा रहा हूँ कि क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक गिवन हो उठा लो, एवरेज इन्वेंट्री की कैलकुलेशन में डाल देना, नहीं गिवन रीऑर्डर लेवल गिवन है चेक कर लो, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट टू लर्न। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 2 हमारी होल्डिंग कॉस्ट की, ऑर्डर साइज बाय 2 प्लस 22,400 इंटू 1.2 कितनी बनी? 50,880, और दूसरा है 26,833 बाय 2 प्लस 22,400 इंटू 1.2 9। होल्डिंग कॉस्ट 50,880 42,980 टोटल 59,079। तो ईओक्यू में सेविंग है 2601, ईओक्यू में सेविंग है 2601 सालाना की,
एनुअल कॉस्ट हमने निकाली थी, एनुअल कॉस्ट कम हो जाएगी अगर हम ईओक्यू पे शिफ्ट करेंगे बाय 2609 रुपीज। जी फिर इस इलस्ट्रेशन से हमने सिर्फ ये पॉइंट पिक किया कि रीऑर्डर लेवल में सेफ्टी स्टॉक हिडन हो सकता है। अगर क्वेश्चन में रीऑर्डर लेवल गिवन हो तो ऑलवेज चेक फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सेफ्टी स्टॉक। ये जो आपने किया ये इसमें आपने इसमें एवरेज पे ज़ूम किया है। मैं क्या ज़ूम करूं? मैक्सिमम भी हो सकता है, निकाल के दिखा मैक्सिमम की तरह इसमें एवरेज भी नहीं हो तो आपने खुद ही ज़ूम किया। इसके अलावा कुछ हो सकता है यहाँ पे भाई, इसके अलावा कुछ हो सकता है? क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो तुम लोग, दिमाग दौड़ाते रहते हो, इधर उधर भागते रहते हो, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हो। क्वेश्चन में क्या लिखा है उसने? Assume 50 weeks year and constant weekly demand। अब मैंने क्या assume किया इसमें? कुछ मेरी assume करने वाली बात है यहाँ पे? assume तो वो होती है जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ना हो। कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने इस्तेमाल की इस क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है? और यही मेरा आप लोगों पे बहुत बड़ा एतराज है कि आप लोग सवाल पढ़ते नहीं हो, इधर भी नहीं पढ़ते, घर पे भी नहीं पढ़ते, एग्जामिनेशन हॉल में भी नहीं पढ़ते। सवाल एक सा पढ़ा फिर दिमाग को इधर उधर भगाते रहते हो, कभी 2017 के सवाल में, कभी 2015 के सवाल में, कभी 2012 के सवाल में। जो सामने सवाल है उसको नहीं देखना, उसमें क्या लिखा हुआ। जो कल कराया था उसके बारे में सोचोगे, जो परसों का किया था उसके बारे में जरूर सोचोगे, जो सामने लिखा हुआ उसके बारे में नहीं सोचना। भाई ये नया सवाल है, इसको पढ़ो, इसमें जो लिखा हुआ है इसको इसकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हल करना है। इस सवाल को उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हल नहीं करना जो कल हमने सवाल किया था उसमें थी। हर सवाल नया है, हर सवाल में इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ डिफरेंट, कुछ ना कुछ रीजनल होगी, कुछ ना कुछ नई होगी। उस सवाल का जवाब उस सवाल की इंफॉर्मेशन से निकालना है, ना कि इस सवाल का जवाब पिछले सवाल से निकालना है। जी एनी क्वेश्चन, कोई और सवाल? बेसिक फार्मूलाज हमने सीख लिए हैं, अब हमने इस क्वेश्चंस को पढ़ते जाना है। जो जो क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे उन बेसिक फार्मूलाज के मुताबिक उनको हम डील करते जाएंगे। अब यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वेरिएशन है ही नहीं, तो नहीं है तो भाई मैं क्यों ढूंढ के लाऊं कहीं से? क्वेश्चन सीधा से उसने लिखा हुआ जी कांस्टेंट डिमांड है, मैंने उठा ली कांस्टेंट डिमांड है, मुझे कोई जरूरत नहीं उसमें वेरिएशन पैदा करने की। हाँ वेरिएशन होती, उससे कैसे डील करना है वो मुझे आती है। वेरिएशन है तो कैसे डील करना मैंने सीखी है, लेकिन यहाँ पे जब है ही नहीं तो फिर क्यों पैदा करूं वेरिएशन? ठीक है, जो डाटा क्वेश्चन में अवेलेबल है उसको उसके मुताबिक डील करना सीखिए। अच्छा जी, अब हम जरा चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि जैसे मैंने कहा हमारा पहला हिस्सा चैप्टर का कंप्लीट हुआ है और इसके बाद अब इसके क्वेश्चंस की बारी है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 और फिर 4, 2 and 4, तो पहले 2 पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा अब यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि क्वेश्चन की सिलेक्शन में कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया मिले। हो सकता है कुछ क्वेश्चन, कुछ ट्रीटमेंट रिपीट भी होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ नया भी हमें क्वेश्चन में मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट EOQ and estimate the carrying cost and ordering cost for the first year of operation। EOQ कैलकुलेट कीजिए और पहले साल के लिए कैरिंग इज एंड होल्डिंग इज द सेम थिंग। कैरिंग कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट एक ही बात है, ठीक है। पहले साल के लिए कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट कीजिए। ABC has recently established a new unit in Multan। recently मतलब नया काम शुरू किया जी। The planning for the first year of operation depicts the following। हम पहले बात कर चुके हैं, कल ये शायद बात हमारी हुई कि जो EOQ हम मेजर करते हैं ये प्लानिंग का हिस्सा होता है हमारे। हम साल शुरू होने से पहले कैलकुलेट करते हैं कि अगले साल हमें कितने यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए ताकि हमारी कॉस्ट कम से कम रहे। तो ये वही प्लानिंग हो रही है जी। पहले साल की नया कारोबार शुरू करने जा रहे हैं और प्लानिंग में कुछ चीजें जो हमें पता लगी हैं। कैश सेल्स हमारी होंगी 6 लाख यूनिट्स की, क्रेडिट सेल्स हमारी होंगी 12 लाख यूनिट्स की, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी होगी 15 दिन की सेल के बराबर, नंबर ऑफ वर्किंग डेज साल में है 300, एक्सपेक्टेड परचेज प्राइस है 450,
Manufacturer offers 2% discount on purchase of 500 units or more as bulk quantity discount. The company intends to avail this discount. Carrying costs include financial cost of investment in inventory at 16% per annum and godown rent of 10,000 per month. Ordering cost is rupees 300 per order. पहली रिक्वायरमेंट है कंप्यूट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सवाल को डायरेक्ट तो फिर पढ़ लीजिए, तसल्ली से फिर पढ़िए, क्योंकि अब हमने कैलकुलेशन बजाना और दिमाग इस्तेमाल करना। यहाँ पे ये लकीर के फकीरों वाले सवाल नहीं होने वाले। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ गई अभी। अब सिंपली रीड आउट द डाटा। और अब हम दिमाग इस्तेमाल करना सीखते जाएंगे साथ साथ कि क्या क्या चीजों को कैसे कैसे सोच के हम हल कर रहे हैं। हमें पहले कहा गया EOQ कैलकुलेट कर दीजिए, which is 2COD/CH। आपके ज़हन में ये फार्मूला आ जाना चाहिए और इस फार्मूला के मुताबिक सवाल पढ़िए। इसमें देखिए D कहां से निकलेगा, CO कहां से निकलेगा, CH कहां से निकलेगा। सवाल को इस अंदाज से पढ़िए कि मुझे ये इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से निकालनी है। पहले रिक्वायरमेंट हमेशा हम पढ़ते ही इसलिए है कि रिक्वायरमेंट पढ़ के में अंदाजा हो जाता है कि इस क्वेश्चन में से क्या रिक्वायर्ड डाटा मुझे ढूंढना है। मुझे D, CO, CH इस क्वेश्चन से पहले ढूंढने हैं EOQ निकालने के लिए। उसके बाद बाकी का बात हम बाद में करेंगे। करते हैं, जहां उसकी जरूरत पड़ेगी उसको डील करेंगे हम। फिलहाल एक एक चीज जो चाहिए वन बाय वन चलते जाते हैं उस पर। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे जनाब CO, D और CH, ये तीन वैल्यूज हैं। व्हाट इज CO? इट इज रेडीली अवेलेबल। कहाँ पे? 300। केड़ा 300? ऑर्डरिंग कॉस्ट आर रुपीज 300 पर ऑर्डर। पर ऑर्डर है तो वेरिएबल हुई 300। डी से मुराद क्या होती है? व्हाट इज डी? एनुअल क्वांटिटी टू बी परचेज फ्रॉम। कितनी खरीदनी है सप्लायर से? जी बोलिए, इस साल कितनी क्वांटिटी आपने सप्लायर से खरीदनी है? जिस साल की प्लानिंग कर रहे हैं आप। सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि नया कारोबार है ना भाई। ओपनिंग स्टॉक 0 है तो क्वांटिटी जो सप्लायर से खरीदनी है, जो सेल करनी है, प्लस सो एनुअल क्वांटिटी। एनुअल डी का मतलब डिमांड नहीं है। डिमांड से मतलब आता है जो बेचनी है, बेचनी नहीं। यहाँ पे डिमांड से मुराद है जो आपने सप्लायर से खरीदनी है। तो सप्लायर से आपने यहाँ पे खरीदनी है जी 6 लाख, एक होगी 12 लाख और फिर क्लोजिंग स्टॉक 15 दिन की सेल के बराबर। तो भाई साल की सेल तो ये पड़ी है, डिवाइड बाय 300 इंटू 15। लीजिए जनाब, कितनी बन गई? 18,90,000। ये है जनाब हमारा डी। ठीक हो गया, डी भी आ गया हमारे पास। COD। अब आपको मैं बार बार जो तवज्जो दिला रहा था भाई, याद रखिए डी एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड याद ना रख लो, पता होना चाहिए एनुअल डिमांड से मुराद क्या है यहाँ पे, क्योंकि डी एग्जामिनर 3 अंदाज से आपको दिया करेगा। ये एक चौथा अंदाज उसने दे दिया, वो बदल बदल के डाटा घुमा के दिया करेगा। आपको उसको पता होना चाहिए मुझे क्या चाहिए डी, मेरे लिए डी के मुराद क्या है, आपको पता होगा तो निकाल पाओगे। अगर आपने डी को डिमांड याद किया हुआ है तो जो वो डिमांड वैल्यू देगा आप उठा के ले पड़ोगे सवाल में, जो कि हमेशा करेक्ट, बल्कि कभी भी करेक्ट नहीं होगी। आपको उसमें कुछ ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, फिर डी निकला करेगी। तो ट्रीटमेंट आप तभी कर पाओगे जब आपको अपने डी का मतलब पता है। तो हमारा डी होता है एनुअल क्वांटिटी टू बी परचेज फ्रॉम सप्लायर। तो हमने इस साल में 18,90,000 यूनिट सप्लायर से खरीदने हैं पूरे साल में। अब आ रही है बात आती है CH की, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट।
और ये लेते हैं हम वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट, हमें यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट की मद में या कैरिंग कॉस्ट के मद में दो कॉस्ट का जिक्र किया गया, एक फाइनेंशियल कॉस्ट, एक गोडाउन रेंट। गोडाउन रेंट वेरिएबल है, फिक्स्ड है, 10,000 पर मंथ है। वेरिएबल वो होती है जिसका ताल्लुक यूनिट से हो। ये मंथ है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये पीरियड कॉस्ट है। इसको कहा जाता है पीरियड कॉस्ट, विच इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, जिसका ताल्लुक यूनिट से नहीं है, इसका ताल्लुक टाइम से है, उसको पीरियड कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है। दिस इज आउट ऑफ आवर कैलकुलेशन, ये हमारे सीएच का हिस्सा नहीं है। हमारे सीएच में सिर्फ एक ये कॉस्ट रह गई, फाइनेंशियल कॉस्ट 16% पर एनम। और हमने कहा जब हमें फाइनेंशियल कॉस्ट दी जाए तो हम सिंपली रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस्ट पर यूनिट से। ठीक है जी। अब इशू आ गया कॉस्ट पर यूनिट पे। अच्छा, यहाँ पे एक उसने नॉर्मली क्रिएट की है। नॉर्मली किताब पढ़ोगे तो कोई भी किताब पढ़ोगे इसमें लिखा होता है कि वाइल कैलकुलेटिंग ईओक्यू इग्नोर डिस्काउंट। ये बेसिक रिक्वायरमेंट। इसकी वजह क्या है कि डिस्काउंट मिलता है एक ऑर्डर के ऊपर, और ईओक्यू में कैलकुलेट क्या कर रहे हो, ऑर्डर। अब आपको क्या पता कि आपका ऑर्डर साइज 500 से कम आना है या 500 से ज्यादा आना है। अगर तो आपका ऑर्डर 500 से कम है तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलना, आपको यूनिट खरीदना पड़ेगा 450 का, आपकी होल्डिंग 450 का 16% होगी। लेकिन अगर आपका ऑर्डर 500 से ज्यादा का है तो आपको 2% डिस्काउंट मिलना है, आपकी होल्डिंग कॉस्ट 450 के 98% पे कैलकुलेट की जाएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ईओक्यू कैलकुलेट करते हुए डिस्काउंट को कंसिडर नहीं करना चाहिए। ये इस क्वेश्चन की एक एनॉमली है, इस क्वेश्चन की मैं कहूंगा एक सेटिंग में एक एरर है, ऐसा नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। अब एग्जामिनर ने अपनी तरफ से फनकारी क्या दिखाई है कि ऑर्डर साइज इतना छोटा रख दिया है, 18,90,000 यूनिट्स आपने साल में खरीदने हैं। 500 से तकसीम करो, कितने ऑर्डर बन जाएंगे अगर 500 का ऑर्डर देना शुरू करें तो? कितने? 3,780 साल में ऑर्डर दोगे तो उसने ऑर्डर साइज इतना छोटा रख दिया कि भाई जो मर्जी हो जाए 500 से तो ज्यादा ही ऑर्डर होगा ना हमारा। गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट उसने एक छोटी सी चक्करबाजी चलाई कि ये अनफॉर्चुनेटली हमारे एग्जामिनर का एक स्टाइल होता है, वो कॉन्सेप्ट्स को सीधे तरीके से टेस्ट करने के बजाय आपको उठा के फेंकता है नीचे और कहता आप खड़े को दिखाओ। खड़े हो लगता फिर एक को टांग खाए देता है, कहता फिर खड़े को दिखाओ। इसकी कोई जरूरत नहीं होती, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो अंडरलाइंग असम्पशन हैं, उनके मुताबिक क्वेश्चन सेट किए जाते हैं ताकि आपने कॉन्सेप्ट जिस अंदाज में सीखा है उस अंदाज में ही टेस्ट किया जाए। ये एक थोड़ी सी बेहूदगी है, लेकिन चले होता रहता है कि आपके क्वेश्चन में ऐसा, हम इसके साथ ही चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे नजर आ रहा है भाई हमारा ऑर्डर तो 500 से ऊपर ही होगा ना, हमारा ऑर्डर 500 से कम हो नहीं सकता, ये हमें नजर आ रहा है, हमारी जजमेंट है। इसलिए हम कहते हैं हमारी सीएच जो निकलेगी ना वो 450 इंटू 98% का 16% ये होगी। 70.56 रुपीज पर यूनिट पर ईयर। ठीक है जी, डाटा पूरा हो गया। अब आप यहाँ से निकाल लीजिए 2 इंटू 300 इंटू 18,90,000 डिवाइडेड विद 70.56। लीजिए जी ईओक्यू, कंप्यूट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारे पास आ गया। क्वेश्चन। अच्छा जी, इसके बाद क्या जी? एंड एस्टिमेटेड कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। पहले साल की कैरिंग कॉस्ट, पहले साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ये हम
ऑर्डरिंग कॉस्ट पहले ले लेते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट होते हैं जी नंबर ऑफ ऑर्डर इन अ ईयर, 18,90,000 डिवाइड विद 4009 मल्टीप्लाइड विद 300। लीजिए जी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई 141,432 141,432। लीजिए जी ये हमारी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। कैरिंग कॉस्ट एवरेज इन्वेंट्री पे कैलकुलेट होती है। तो इस क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक का जिक्र तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब सेफ्टी स्टॉक नहीं होता, ये ध्यान में रखना, डोंट गेट इट कंफ्यूज। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब सेफ्टी स्टॉक नहीं होता, ठीक है जी। सेफ्टी स्टॉक या दादा से बताएगा या रीऑर्डर लेवल से हम निकालते हैं, इसके अलावा सेफ्टी स्टॉक की कोई ऑप्शन नहीं। क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट अ सेफ्टी स्टॉक, ठीक है जी। तो हमारा यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक का कोई जिक्र नहीं है। 4009/2 ये सेफ्टी स्टॉक मल्टीप्लाइड विद 70.56 क्या है जी 141,437। That's it? No, that's not it. Because ये जो कैरिंग कॉस्ट है ये तो है, क्या उसने हमसे कहा वेरिएबल कैरिंग कॉस्ट निकालो, तो उसने कहा कैरिंग कॉस्ट निकालो, गोडाउन रेंट भी आएगा इसमें। अब ये थोड़ी सी स्मार्ट वर्किंग है कि हमें पता होना चाहिए ये भी कैरिंग कॉस्ट है, ये भी कैरिंग कॉस्ट है, ये दोनों कैरिंग कॉस्ट है। उसने लिखा हुआ है कैरिंग कॉस्ट ये दो है। अब ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई फार्मूला में ईओक्यू की जाती है सिर्फ वेरिएबल वाली, ये तो फिक्स है। तो हमने जब ईओक्यू का फार्मूला इस्तेमाल किया उसमें सिर्फ वेरिएबल कैरिंग कॉस्ट डाली, फिक्स नहीं ली। लेकिन यहां पे वो कह रहा है कैरिंग कॉस्ट बताओ, एनुअल कैरिंग कॉस्ट बताओ। तो एनुअल कैरिंग कॉस्ट में तो गोडाउन रेंट भी आ जाएगा विच इज 10,000 पर मंथ। तो ये वेरिएबल है, इसमें हम ऐड करेंगे गोडाउन रेंट। बिल्कुल ठीक है जी, गोडाउन रेंट 1 साल का ऐड कर देंगे जो कि है 1,20,000। तो जो कैरिंग कॉस्ट बनेगी हमारी टोटल 261,437। लीजिए जी ये हमारा ईओक्यू आ गया, ये हमारी सालाना ऑर्डरिंग कॉस्ट और ये सालाना कैरिंग कॉस्ट। रीड द क्वेश्चन केयरफुली और कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए, कौन सी वैल्यू कहाँ यूज होनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए आपको बार बार रीडिंग पे मैं तवज्जो दिला रहा हूँ कि किताबों को बार बार पढ़ते रहो, किताबों को नोट्स को बार बार पढ़ोगे तो ही ये पॉइंट्स आपको जहन नशीन हो पाएंगे। अगर आप किताबों को नहीं पढ़ते, सवालों को देखते रहते हो तो फिर वही हरकत होती है। तो कल जो सवाल किया तो उसमें ऐसे किया था तो इसमें भी वैसा होना चाहिए, परसों जो सवाल किया तो उसमें ऐसा देखा था तो इधर भी ऐसे दिखना चाहिए। फिर आप सवालों को कॉपी पेस्ट करते रहते हो, असूल कहीं पीछे रह जाते हैं आपके। जी बेटा बेटा यहाँ पे उसने कह दिया कंपनी इंटेंड्स टू अवेल दिस डिस्काउंट, कंपनी का इरादा है वो ये डिस्काउंट अवेल करना चाहती है और हमें नजर आ रहा है कि 500 के ऑर्डर साइज पे डिस्काउंट मिल जाता है और हमें तो 500 से बहुत बड़ा ऑर्डर करना है तो हमें तो डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए हमने उसको ले लिया। गलती है, नहीं करना चाहिए था एग्जामिनर को ऐसा, लेकिन नजर आ रहा है कि ऐसे होगा। मेरी नजर में अगर किसी बच्चे ने इसको डिस्काउंट पे यहाँ पे इग्नोर भी कर दिया तो एग्जामिनर को फुल मार्क्स उसको देने चाहिए। किसी बच्चे ने डिस्काउंट को यहाँ इग्नोर करते हुए 450 का 16% ले लिया है तो वो भी ठीक है, ये गलती नहीं है, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन? क्योंकि किताबों में यही पढ़ाया जाता है, यही बताया जाता है कि भाई जो भी है मैंने तो एक अंदाजा लगाना है 500 से ऊपर ही होगा ऑर्डर, लेकिन ये अंदाजा मुझे नहीं लगाना, मुझे ईओक्यू कैलकुलेट करना है सीधे तरीके से शरीफ बच्चों की तरह। जी एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? क्वेश्चन नंबर 2 एबीसी का हमने डिस्कस किया जिसमें ईओक्यू भी कैलकुलेट किया और इसमें अगेन आपने देखा कि साथ ही हमें जो कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे हुए थे उन पे बातें भी शुरू हो गई हैं और कुछ ना कुछ वेरिएशन जो एग्जामिनर डालता है उस पर भी हमारी डिस्कशन स्टार्ट हो गई है। आई रिपीट, ये डिस्काउंट उसने गलत डाला, अगर आप इसको समझ के इस्तेमाल कर लेते हो तो भी ठीक है, नहीं इस्तेमाल करते यहाँ पे तो भी ठीक है। आपने किताब पढ़ी हुई है उसमें लिखा हुआ है ईओक्यू की कैलकुलेशन में डिस्काउंट नहीं इस्तेमाल करना और आप उस किताबी असूल के तहत चलते हो, मेरे हिसाब से फिर भी आपको नंबर पूरे मिलने चाहिए। और एग्जामिनर के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसको बताया जाता है जब उसको सोल्यूशन दिए जाते हैं मार्किंग के लिए कि भाई इस तरह का जवाब है तो भी ठीक है, इस तरह का जवाब है तो भी ठीक है।
उसको अल्टरनेटिव ऑप्शंस दी जाती हैं। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है एरोमा हर्ब्स। 10 नंबर का सवाल है, 4 नंबर का EOQ है और 6 नंबर का क्या है? सेविंग। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेविंग विच कैन बी अचीव्ड बाय AH बाय अडॉप्टिंग द स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन EOQ। EOQ पर जाने से फायदा क्या? बिल्कुल वैसा ही सवाल जैसे इलस्ट्रेशन 15 किया था हमने। EOQ कैलकुलेट करो और करंट सिस्टम से EOQ पर जाने पे सालाना सेविंग, ठीक है? तो बिल्कुल उसी तरह का सवाल, लेकिन ये जरा कंप्रिहेंसिव सवाल है। वो 4 लाइनों की इलस्ट्रेशन थी। एरोमा हर्ब्स, हम आज सिर्फ EOQ की कैलकुलेशन तक बात रहेंगे, अगली कैलकुलेशन पे हम नहीं जाएंगे, वो हम कल देख लेंगे या मैं आपको असाइनमेंट में दे दूंगा। फिलहाल ताकि मैं चाह रहा हूं कि आपकी तवज्जो है, नहीं तो साथ घड़ी की तरफ देखना शुरू कर दे। तो वी हैव इनफ टाइम, 15 मिनट हमारे पास है EOQ कैलकुलेट करने के लिए, बहुत टाइम है। 4 नंबर का EOQ, एरोमा हर्ब्स डील्स इन हर्बल टी। The tea is imported on a 6 monthly basis. The management is considering to adopt a stock management system based on EOQ model. In this respect, following information has been gathered. 6 monthly basis पे टी इंपोर्ट की जाती है, मतलब साल में 2 ऑर्डर दिए जाते हैं। जितनी रिक्वायरमेंट है साल में 2 ऑर्डर से पूरी की जाती है। अब कंपनी सोच रही है हम EOQ पे शिफ्ट कर जाएं। डाटा क्या है? Annual sale of the tea is estimated at 60,000 kg at 1260 per kg. ये प्राइस है जी, सेल प्राइस है। Sales are evenly distributed throughout the year. C&F value of the tea after 10% discount is 900 per kg. C&F value for the time being क्या होती है? Carriage, cost and freight. It is cost and freight. लेकिन फिलहाल आप इसको यही समझो प्राइस। फिलहाल sake of simplicity, C&F को मैं बाद में elaborate कर दूंगा, फिलहाल हम इसको प्राइस समझ कर चलते हैं। ये प्राइस है हमारी जो सप्लायर हमें दे रहा है। प्राइस ऑफ द टी आफ्टर 10% डिस्काउंट इज 900 पर kg. Custom duty and sale tax are paid at the rates of 20% and 15% respectively. Sale tax paid at import stage is refundable in the same month. प्राइस जो सप्लायर आपको दे रहा है वो 900 है। इस प्राइस पे कस्टम ड्यूटी 20%, सेल टैक्स 15% और सेल टैक्स रिफंडेबल, ठीक है? ये आपको इन्फॉर्मेशन, और ये हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ये बातें पढ़ के आए हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, सॉरी, कि जो कॉस्ट रिफंडेबल होती है, जो टैक्स रिफंडेबल है, वो हमारी कॉस्ट में ऐड नहीं होती। तो इसका मतलब ये 20% हमारी कॉस्ट का हिस्सा है, ये 15% हमारी कॉस्ट का हिस्सा नहीं है। यूज ऑफ EOQ मॉडल वुड रिड्यूस द क्वांटिटी पर ऑर्डर। डेफिनेटली अभी हम साल में 2 ऑर्डर दे रहे हैं, तो EOQ पर जाएंगे तो साल में ऑर्डर ज्यादा जाएंगे, क्वांटिटी पर ऑर्डर रिड्यूस हो जाएगी। अभी हमारी क्वांटिटी पर ऑर्डर कितनी है? क्वांटिटी पर ऑर्डर, ये तो साल की डिमांड है 30,000। साल की डिमांड 60,000 है, साल में 2 ऑर्डर करते हो तो एक ऑर्डर 30,000 का। वो कह रहे जी EOQ पर जाओगे तो क्वांटिटी पर ऑर्डर कम हो जाएगी। As a result, bulk purchase discount would be reduced from 10 to 8. अभी डिस्काउंट मिल रहा है आपको 10%, अब वो चला जाएगा 8 पे। Cost of financing the stock is 1% per month. Annual storage cost is estimated at 320 per kg. Administrative cost of processing an order is 90,000. Increase in number of purchase order would reduce this cost by 10%. AH maintains buffer stock equal to 15 days sales. बफर स्टॉक भी मेंटेन करती है जी कंपनी। बट अगेन हमें तो अभी फिलहाल फोकस करना EOQ के ऊपर, हमने EOQ निकालने हैं, हम उस पर फोकस करते हैं। एक बार फिर रीड थ्रू कीजिए, EOQ के रेफरेंस से इस सवाल को दोबारा पढ़िए। हमें EOQ के लिए डाटा निकालना है इसमें से।
EOQ के लिए डाटा निकालना है, उस रेफरेंसेस को पढ़िए जरा। जी बेटा, ये आफ्टर डिस्काउंट जो प्राइस आप पे करते हो उस पे निकलती है। आपको इनवाइस जो सप्लायर इनवाइस जो करता है रेट, उस रेट पे कस्टम ड्यूटी और सेल टैक्स कैलकुलेट होता है। CODCH ये है वो वैल्यूज जो आपको इस सवाल से निकालनी है फॉर EOQ। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले डी पे बात कर लें। कितना है डी? व्हाट अबाउट दिस? स्टॉक 15 दिन का रखना है, क्या ये डी में नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? पिछले सवाल में तो लिया था, तो आप तो पिछले सवाल के हिसाब से अगला सवाल करते हो ना, उसमें तो स्टॉक ले लिया था हमने। स्टॉक तो स्टॉक है ना, वो नया बिजनेस स्टार्ट हुआ था। ये है जवाब, वो नया बिजनेस स्टार्ट हुआ था। स्टॉक हमें खरीद के रखना था, अभी ये पुराना चलता रहा है, मेंटेन्स, ये रखता है स्टॉक अपने पास, इसके साथ पड़ा हुआ है। उसने ये नहीं लिखा ये नया बिजनेस नहीं है, ये स्टॉक ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है। जब स्टॉक हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो हम सिर्फ वही खरीदेंगे जो हमने बेचना है। वहां पे हमने जो बेचना है वो भी खरीदना था और जो स्टॉक में रखना है वो भी खरीदना था। बफर स्टॉक स्टॉक ही है, वो क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा होता है, ठीक है, वो क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा होता है, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर शामिल होता है बफर स्टॉक पे। लेकिन वहां पे ऐसा कोई जिक्र नहीं था कि क्लोजिंग स्टॉक में बफर स्टॉक भी है। जब जिक्र नहीं था तो हमने उसको नहीं लिया। यहाँ पे उसने कहा बफर स्टॉक है, स्टॉक इज स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर होता है बफर स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 400 यूनिट है तो बीच में हो सकता है 50 यूनिट बफर स्टॉक पड़ा हो, ठीक है। तो बहरहाल ये कंपनी का पहला बिजनेस नहीं है, कंपनी बिजनेस पहले से करते आ रही है, तो स्टॉक हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, हमने खरीदना नहीं है। हमारे लिए डी यहाँ पे 60,000 है केजी। CO उसने कहा जी करंटली 90,000 है, लेकिन EOQ पे जाओगे तो साल में ज्यादा ऑर्डर देने पड़ेंगे ना। ज्यादा ऑर्डर देने की वजह से शायद आपकी कॉस्ट पर ऑर्डर कम हो जाएगी 10% से, तो कितनी आ जाएगी? 90,000 का 90% 81,000, ये CO हो गया। अब रहेगी बात CH की। अच्छा, यहां पे फिर एक और तवज्जो दिला दूं मैं आपको, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको CH ना कैलकुलेट करना है। फार्मूला लिखा हुआ है ना, आपको पता है CH आएगा तो EOQ आएगा। CH समझ आ जाए कर लो, नहीं समझ आए तो अज्यूम करो, 2 रुपये 100 रुपये 50 रुपये 10,000 है, जो भी अज्यूम करो, EOQ निकाल के दिखाओ एग्जामिनर को। ऐसा नहीं कि CH समझ नहीं आया तो सवाल ही छोड़ दिया। ये है वो बात जो मैं कहता हूँ कि आपको स्किल पे कमांड लानी है, कि सवाल को पूरा करना है। उसने EOQ मांगा, EOQ दे के आओ। सही निकाल सकते हो, बहुत अच्छी बात है। परफेक्ट नहीं निकाल सकते, फिर भी निकाल के आओ। फिगर्स आपको पता है इसमें क्या क्या इस्तेमाल हो रही है, जो जो निकाल पा रहे हो आपको हर फिगर पे नंबर मिलते जा रहे हैं बेटा। मार्किंग स्कीम पे जाओगे ना, इसकी पता नहीं मार्किंग स्कीम है इसके आगे, देखो जरा, तो जरा देखो इसकी मार्किंग स्कीम, ये लो। ऑर्डरिंग कॉस्ट हाफ मार्क, होल्डिंग कॉस्ट 1 नंबर, होल्डिंग कॉस्ट नहीं आती फिर भी 3 नंबर आते हैं यहाँ पे, ये चीज समझो जरा। होल्डिंग कॉस्ट निकालोगे तो 1 नंबर मिलना है, होल्डिंग कॉस्ट अज्यूम करोगे तो 1 नंबर कट गया, जो मैं आपको समझा रहा हूं। तो 4 नंबर EOQ की वैल्यू लिखने के नहीं है, 4 नंबर के 4 हिस्से हैं। परचेज कॉस्ट पर केजी,
रिवाइज वो हमने निकालनी ऐसी है होल्डिंग कॉस्ट, सॉरी ये भी होल्डिंग कॉस्ट में शामिल होगा। बहरहाल ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने ले ली 0.5, ईओक्यू का फार्मूला हमने डाल दिया 1.5, 2 नंबर हम स्कोर कर सकते हैं। होल्डिंग कॉस्ट अज्यूम करके सवाल पूरा करते हैं, 4 में से 2 मिल जाएंगे हमें। परचेज कॉस्ट रिवाइज करनी पड़ेगी हमें होल्डिंग कॉस्ट निकालने के लिए, 2 नंबर हमारे वहां पड़े हैं। तो फिलहाल हम होल्डिंग कॉस्ट पर जाते हैं। होल्डिंग कॉस्ट के हमारे 2 हिस्से बताए गए हैं। होल्डिंग कॉस्ट में हमें 2 हिस्से बताए गए हैं। कौन कौन से 2 हिस्से हैं जी? एक है फाइनेंस कॉस्ट और एक है स्टोरेज कॉस्ट। ये 2 हैं जी हमारे होल्डिंग कॉस्ट के हिस्से। ये दोनों ही वेरिएबल हैं जी। ये भी 320 पर केजी है वेरिएबल, और ये तो फाइनेंस है, ये तो होती वेरिएबल है। तो हमने कहा जी एक तो आ गई 320 पर केजी, ये तो ले लो ऐसे ही। अब आ जाए फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट हमारी उसने कहा 1% पर मंथ है। हमें क्या चाहिए? सालाना। तो भाई हम तो 1% इंटू 12 कर लो, ये सालाना हो गई। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? सही फीस सॉरी बेटा 1% पर मंथ है फाइनेंस कॉस्ट, लेकिन फाइनेंस कॉस्ट पे किस पे होती है? फाइनेंस रेज्ड पे। आपने कितना पैसा लिया उस पे फाइनेंस कॉस्ट पे करनी है। 1 यूनिट के लिए आप 100 लोगे उधार, 2 यूनिट के लिए 200 लोगे, 3 यूनिट के लिए 300 लोगे। तो 1 यूनिट के लिए आप इंटरेस्ट पे करोगे 100 रुपए पे, 2 यूनिट्स के आप इंटरेस्ट पे करोगे 200 रुपए पे, 3 यूनिट के लिए इंटरेस्ट पे करोगे आप 300 रुपए पे। तो फाइनेंस कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट यहाँ पे जो है इन्वेंट्री के लिए फाइनेंस कॉस्ट इट इज वेरिएबल कॉस्ट। जितने यूनिट ज्यादा उतनी ज्यादा फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। और हमने लेनी है फाइनेंस कॉस्ट फॉर 1 ईयर। वहां से पीरियड से इसको लिंक ना करो, यहाँ पे इसका ताल्लुक, हमने तो कॉस्ट ही सालाना लेनी है। ये भी 1 साल की कॉस्ट है, ये भी 1 साल की कॉस्ट लेनी है, क्योंकि सीएच की डेफिनेशन क्या है? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। 1 यूनिट को 1 साल तक रखने का खर्चा। 1 यूनिट 100 रुपए का खरीदते हो और उस पर 1% महाना इंटरेस्ट देते हो, तो 12 रुपए हो गए ना साल का। वही यहाँ पे बात हो जा रही है, 1% महाना देते हो इंटू 12 साल का इंटरेस्ट आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमने परचेज कॉस्ट। भाई हमें ये यूनिट खरीदने के लिए पैसा कितना लगाना पड़ेगा? अब फिलहाल अगर मैं करंट सिचुएशन देखूं, करंटली मैं 900 रुपए सप्लायर को पे कर रहा हूं, प्लस 20% एक्साइज ड्यूटी पे हो रही है, कस्टम ड्यूटी पे हो रही है। यही है, सेल टैक्स पे हो रहा है, लेकिन वापस आ जाना है, मेरी कॉस्ट का हिस्सा नहीं है। करंटली मेरी कॉस्ट पर यूनिट ये है। करंटली मेरी कॉस्ट पर यूनिट कितनी बनती है? 1080। अब अगर मैं ईओक्यू पे शिफ्ट होऊंगा तो क्या मेरी कॉस्ट पर यूनिट यही रहने वाली है? क्या मेरी कॉस्ट पर यूनिट ये रहने वाली है? क्या चेंज आने वाली है? डिस्काउंट कम हो जाएगा। मेरी ये जो वैल्यू है ये मेरी 10% डिस्काउंट के बाद है। अब मेरा डिस्काउंट कितना रह जाएगा? तो जैसे देखिएगा वही परसेंटेजेस की एडजस्टमेंट वाली बात आ गई। ये मेरी वैल्यू असल प्राइस का 90% है। अब मुझे जो प्राइस पे करनी है वो असल प्राइस का 92% पे करनी है। ये 90% है, मुझे अब 92 पे करनी है। एम आई राइट? ये 90 है, मुझे 92 पे करनी है। ऐसे एडजस्टमेंट होती है ना। तो मेरी ये रिवाइज प्राइस है जो मैंने सप्लायर को देनी है, और 920 है। अब 920 का 20% मुझे ड्यूटी पे करनी है। कितनी बन गई है? डबल 104। ये है जी मेरी रिवाइज प्राइस, रिवाइज कॉस्ट जो मुझे पड़ेगी। 1 केजी को अपने गोदाम में लाने का खर्चा ये है। पहले 1 केजी को गोदाम में लाने का खर्चा 1080 था। अब 1 केजी को गोदाम में लाने का खर्चा 11,004 हो जाएगा।
क्योंकि पहले मुझे डिस्काउंट मिलता था 90% और 10%, अब मिलना है 8%। पहले मेरी प्राइस होती थी असल प्राइस का 90%, अब वो 92 होगी। तो ये अगर 90 पे है तो 92 पे जाके क्या वैल्यू बनती है? दिस डिवाइड विद 90 इंटू 92। ये 90 पे है तो 92 पे क्या वैल्यू बनेगी? अगर ये 90 है तो 92 क्या बनता है? ये मैंने एडजस्टमेंट की है, प्लस जो 920 मेरी वैल्यू बनी है उस पर 20% एक्साइज ड्यूटी है, 1104 आ गया। लीजिए जी, यहाँ पे 1104 फीड कीजिए वर्किंग 1 के रेफरेंस से। ये मेरी वर्किंग 1 है जिसमें मैंने करंट से फिर ये रिवाइज वैल्यू निकाल ली जी। क्या बनी CH? 452.48। लीजिए जी, यहाँ फीड करेंगे हम 2 इंटू 81,000 इंटू 60,000 ओवर 452.48 होल स्क्वायर रूट EOQ 4635 यूनिट्स, 4635 यूनिट्स। ये हमारा EOQ आ गया जी। अच्छा जी, ये जितनी एक्टिविटीज आज हुई हैं इनको याद से घर जाके रिवाइज कीजिएगा। मैं कोई और असाइनमेंट, एक दो जो असाइनमेंट इलस्ट्रेशन मार्क होगी उसके अलावा इनको जरूर रिवाइज कीजिएगा, इनको समझ के अच्छी तरह आइएगा। तो कल जब आएंगे इस क्वेश्चन में मजीद आपको कोई गाइडेंस चाहिए होगी, रिवीजन चाहिए होगी, वो करेंगे इस क्वेश्चन के पार्ट A की, और पार्ट B को परफॉर्म करेंगे और आगे चलेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।